जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमने जो पेन का लेक्चर शुरू किया था वो हम आज इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अफरोज़म पढ़ना चाहता हूँ। वैसे ये मैंने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा दोहराना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे लोगों के अंदर जो होम्योपैथी के इबहाम हैं उनको दूर करना बड़ा ज़रूरी है। मिसकंसेप्ट और मिसपरसेप्शन जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, जो नए लोग होम्योपैथी के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं इसको वाज़े करूं। अफरोज़ नंबर 1 जो है वो कहता है कि मुआलज का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि मरीज़ की सेहत कैसे बहाल की जाए, जिसे शफा कहा जाता है। अब इसमें वो कहता है कि आपकी जो इंटेंशन है और आपका एम ये होना चाहिए कि मरीज़ को कैसे शफा दी जाए, और ये उसी सूरत में हो सकता है जबकि आपकी नज़र मरीज़ की जेब पे ना हो और आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए, आपकी नीयत और ये मकसद ये होना चाहिए कि ये बंदा ठीक कैसे होगा। ये इस अफरोज़म का वो कहता है सोल है। एक अच्छे डॉक्टर की सोल ये होनी चाहिए कि वो मरीज़ को कैसे ठीक करेगा। तो ये जो सोल है, ये जो रूह है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि अव्वलीन मकसद ये होगा। और पैसे तो सानवी हैसियत हैं, जब आप मरीज़ को ठीक कर लेंगे तो पैसे आपको मिल जाएंगे, और पैसे किसी न किसी तरीके से भी आपको मिल जाएंगे। अगर उस मरीज़ से नहीं मिलते, खुदा आपको ना उधार का भी बकाया नहीं रखता, ये मेरी बात याद रखें। खुदा उधार बकाया नहीं रखता, और ये मैंने 1000 दफ़ा देखा है कि मरीज़ जो है ना, वो अगर आप फ्री भी देखते हैं तो वो आपको पे करता है किसी न किसी अंदाज में। और ये मेरे साथ इतने इत्तफ़ाक़ात हैं और इतने वाक़यात हैं जो अनगिनत हैं, मैं उनको बयान नहीं कर सकता। मसलन मुझे आज से 5-7 साल पहले मुझे एक बंदे ने अमेरिका से फ़ोन किया कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर मुझे कोई दवाई आप बता दें। तो मैंने उसको फ़ोन पे बता दी। मैंने कहा यार ये दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा। वो 2-3 साल बाद अमेरिका से यहाँ कहीं आया फिरता फराता, तो मुझे कहने लगा जी मैं फ़लाँ बंदा हूँ जिसको आपने अमेरिका में दवाई बताई थी, तो ये जो $500 है ना, ये आपकी फ़ीस है। अब मुझे याद भी नहीं था, मैंने उसको दवाई बताई भी है नहीं। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इतनी फ़ीस नहीं लेता, मैं तो बड़े थोड़े से पैसे लेता हूँ। कहते नहीं, मैंने $2000 खर्च किए थे तो मैं ठीक नहीं हुआ था, तो आपने मुझे दवाई टेलीफोन पे 1 मिनट में बताई, तो वो मैंने खाई तो मैं ठीक हो गया, तो ये तो मैं दे के जाऊँ। तो इस तरह के बेशुमार वाक़े। एक दिन मैं पहले दिन ही आके बैठा हूँ क्लिनिक पे, तो मैंने दवा की और साथ ही नंबर 1 प्रेस किया, तो एक खातून इंटर हुई, तो उसको मैंने दवाई से लिख दी कि मेरी आदत नहीं मैं पैसे पहले किसी से लूँ, या तो वो निकलने लगी तो कह रही डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मुझे थोड़ा सा एक मलाल हुआ कि पहला मरीज़ ही जो है ना वो फ्री आ गया। खैर वो चली गई। फिर मैंने अपने आप को झंझोड़ा थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं ये तो बड़ी गलत बात है, लेकिन इंसान है, इंसान के एहसासात में आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर एक एहसास। अगले दिन फिर वही पेशेंट थी, वो मैंने कहा यार तू तो कल 1 नंबर, फिर उसके पास 1 नंबर था। मैंने कहा तो आप तो कल दवाई लेके गई, आज फिर आ गई हैं।
कहती है नहीं, आज मैंने जनाब अली, मैं कल गई हूँ तो मेरे गांव की औरतें मुझसे बड़ी नाराज़ हुई हैं कि आप मुझे हमें बता कर नहीं गई, हमने भी समझने जाना था, तो आज मैं वैगन भर के लाई हूँ, आज मैं वैगन भर के लाई हूँ। तो ये खुदा उधार नहीं छोड़ता, और जब आप इस तरह करते हैं तो फिर खुदा आपके जहन में बड़ी वसअत डाल लेता है, और फिर आपके अंदर बेशुमार तरह तरह के ख्यालात भी आते हैं और इलाज की तजावीज़ भी जहन में आती हैं। मैं तरसों की 4-5 दिन की पहले की बात है, तो हमारे सिटिंग होते रहते हैं, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि जी वो पता नहीं पित्ते की पत्थरी है तो वो ठीक नहीं होती या उस पर। तो मैं वैसे पहाड़ी चढ़ रहा था सुबह, तो मेरे जहन में स्ट्राइक कर गया वैसे ही। तो मैंने कहा मेरी एक दफ़ा मेरी बेटी है डॉक्टर कुरतुल्लाह, उसने टाइफाइड पे एक लेक्चर दिया था, तो उसने कहा था कि टाइफाइड की जो कॉम्प्लिकेशन है, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, ये पित्ते में जाके बैठ जाता है और वहाँ से रिएक्टिवेट होता रहता है। हर साल बंदे को टाइफाइड होता है, और उससे बचने के लिए अल्टीमेटली हम ये करते हैं कि हम पित्ता ही रिमूव कर देते हैं कि ताकि इस बैक्टीरिया की यहाँ, चूँकि हमारा जगह है, ये स्टोर है उसका, वहाँ बैठ जाता है और वहाँ से फिर बार बार रिएक्टिव होता है। बाकी बॉडी के किसी हिस्से में नहीं बैठता, पित्ते में जाके उसका एक समझे घोंसला है या उसकी एक जगह है। तो मुझे कन्फ्यूजन था, मैंने उसको वहाँ से ही फ़ोन किया, मैंने कहा यार अपने इस लेक्चर में कहती यहाँ, फिर मैंने नेट पे चेक किया, उसने कहा यही बात है खुद भी। और हम पित्ते में बहुत सारा काम करते रहे, हमारे पास पित्ते की पथरियाँ निकल भी जाती हैं, उसके इन्फेक्शन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन एक काज उसकी ये भी है कि जिस बंदे को टाइफाइड हो, उसके यहाँ पित्ते की जो डक्ट है ना वो ब्लॉक हो जाती है और अल्टीमेटली पित्ता रिमूव हो जाता है, उसमें स्टोन में स्लज भी बनते हैं और उसमें इन्फेक्शन भी नहीं जाता। तो मैं अगले दिन मैंने ऐसे स्टडी शुरू कर दी। तो मैं जिस पत्ते वाले, मेरे पास कोई 25-30 मरीज़ तो रोज़ आ ही जाते हैं, तो मैंने पूछा, जिससे भी मैं पूछूँ, और मेरे 50% से ज़्यादा वो लोग मिले जिनकी हिस्ट्री में टाइफाइड था और उनको पित्ते में पथरी थी। तो ये क्या है, ये खुदा आपके जहन में कोई ना कोई चीज़ डालता रहता है। जब आप इस तरह से काम करते हैं, तो फिर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ, तो फिर खुदा आपके जहन में कोई ना कोई, मसलन मैं बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, कोई 15-20 साल पुरानी बात होगी, तो मैं जोड़ों के दर्द के मरीज़ या स्पाइनल कार्ड के मरीज़ आते थे, तो मैं MRI या ये एक्सरे, सच्ची बात है इतनी अच्छी उस वक्त अप्रोच नहीं थी, तो मेरे जहन में आया यार ये जो स्पाइनल कार्ड के अंदर जो पेन आते हैं या रीढ़ की हड्डी के या कमर दर्द, तो इसको कोई तरीका ऐसा नहीं है कि इसको जज किया जा सके। तो मैं ये सोचते सोचते कहीं सो गया। तो मैं क्या करूँ कि मैंने एक मरीज़ इस तरह कोच पे लटाया हुआ है और मैं उसको यूँ प्रेस करूँ, एक अंगूठा फिर दूसरा फिर तीसरा, साथ जोड़ते 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 जोड़ते, तो फिर जहाँ दर्द होता है तो वो बंदा यहाँ दर्द है, तो मैं कहता हूँ ये मोरा ख़राब है। मैं उठाऊँ तो मैंने कहा देखें एक डायग्नोस्टिक का, तो मैंने फिर ये प्रैक्टिस शुरू कर दी, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, और यकीन माने आप MRI कराएं वही मोरा ख़राब निकलेगा। जो आप उसको प्रेस करेंगे ना, जो पेन करेगा वही ख़राब निकलता है। अब ये सिखाने वाली देखें ना आपको अल्लाह की ज़ात है। तो इसलिए ये इस सफरोज़म की जो इंटेंशन है, ये इसकी जो सोल है, इसको आप ना भूलें। और फिर बाद लोग कहते हैं कि वो बीमारियों का जिक्र नहीं करता। और वो कहते हैं असल शफा, अफरोज़म नंबर 2 है, असल शफा जल्दी, नरमी से मुस्तकिल सेहत की बहाली है, या बीमारी का मुकम्मल कलील मुद्दत में एतमाद से बग़ैर किसी नुकसान के और आसान काबिल फ़हम असूलों पर मबनी है।
एक अफरोज़म और बड़ा आम है, मैं लेक्चर पे आता हूँ, मेरा लेक्चर भी बड़ा लंबा है लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता था। अफरोज़म नंबर 3 है, अगर मुआलिज इस बात को समझ लेता है कि बीमारी में किस चीज़ को ठीक करना है, मुआलिज इस बात को समझ लेता है, या मरीज का जिक्र नहीं कर रहा, वो मुआलिज इस बात को समझ लेता है कि बीमारी मर्ज में किस चीज़ को ठीक करना है, उस बीमारी की वजह क्या है, मतलब किस चीज़ को ठीक करना है। जिक्र मरीज का नहीं कर रहा, वो बीमारी का कर रहा है। और ये कहना चाहिए कि हर इनफरादी बीमारी का इल्म अलामात, अगर वो ये समझ लेता है कि दवा में क्या शफायत है, कि वो ये समझ लेता है, पहले कहता है कि वो बीमारी के अंदर वो वजह समझ लेता है कि कौन सी बीमारी के अंदर ऐसी चीज़ है जिसको मैंने ठीक करना है, और फिर दवा की शफायत को भी अगर वो समझ लेता है, तो ये कहना चाहिए कि हर इनफरादी दवा में, और अगर वो ये जानता है कि कैसे बिल्कुल वाज़ेह क़वानीन से मुताबिक रखी जाएगी, दवा में क्या शफा है, और मरीज़ में बलाशुबा क्या बीमारी है, मरीज में बलाशुबा किसी शुबे की जहाँ गुंजाइश नहीं दे रहा, नो डाउट क्या बीमारी है, बीमारी क्या है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वो बीमारी का जिक्र कर रहा है, लेकिन मरीज के अंदर क्या बीमारी है, ताकि शफा वाक़या हो, इसके सामने जो केस हो, इसके लिए ऐसी दवा का इंतखाब जो अमल में सबसे मौजू हो, दवा की तैयारी का तरीका और इसकी मतलूबा मिकदार और दवा के दौराने का वक्त, और आखिर में हर केस में शफा में हाइल रुकावटें, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि बेहतरीन मुआलिज वो है जो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना जानता हो। वो रुकावटें क्या हैं? वो रुकावटें मियाज़मेटिक हो सकती हैं, वो रुकावटें उसके रहन सहन का हो सकता है, उसकी आदत हो सकती हैं। तो वो रुकावटें जो है ना, वो दूर करने की अगर सलाहियत रखता है, फ़र्ज़ करें आपकी दवाई बेलाडोना, तो आपकी दवाई बेलाडोना काम ही नहीं कर रही, तो वो क्यों कर रही? हो सकता है उसके अंदर कोई मियाज़मेटिक कंडीशन ऐसी काज हो कि वो सोरा सिफिलिस साइकोसिस किसी ऐसी बीमारी में उसके अंदर वो हो, तो वो बेलाडोना काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई। तो वो ये कहता है कि वो रुकावटें दूर करने की सलाहियत रखता हो, ताकि मुस्तकिल शफा मिल सके। तब वो मुदबराना तौर पर अक्लमंदी से इलाज करना जानता है, और वो शफाई हुनर का माहिर है। पहली बात कि बीमारी के अंदर वजह जानता हो, दवा के अंदर शफायत उसको पता हो, और फिर रुकावटें जानने की सलाहियत रखता हो, तो वो माहिर है। एक अफरोज़म और बड़ा मज़े का है, जब कोई शख्स बीमार पड़ता है तो फिल हकीकत ये रूहानी और ख़ुद ब खुद काम करने वाली कुव्वत याद, जिसका अक्सर जिक्र करते हैं, और वो ये कंफ्यूज करते हैं, इसी अफरोज़म से ये कंफ्यूज करते हैं कि जी हम तो वाइटल फोर्स को ठीक करते हैं। ठीक है, हम भी कहते हैं हम वाइटल फोर्स को ठीक करते हैं, लेकिन इस अफरोज़म में वो ये कहता है जो जिस्म के हर ज़र्रा में मौजूद है, जो जिस्म के हर ज़रा ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ द ज़रा क्या है? एक सेल है, सेल के अंदर एक डीएनए है, और डीएनए के अंदर जो जीन वाक़या या क्रोमो, दिस इज़ द ज़रा, दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म। वो कहता है हर ज़र्रे में वाइटल फोर्स मौजूद है। जिंदगी की मुखालफ ताकत यानी बीमारी से मुतासर होती है। जिंदगी की मुखालफ ताकत वो क्या कह रहा है कि उसकी एक रीज़न बता रहा है, क्या बीमारी से मुतासर होती है। ये फ़कत कुव्वत याद ही है जो इस हद तक नासाज हो जाती है, इससे नफ्स के अंदर नागवार एहसासात पैदा होते हैं, जिससे इज़ा के फ़हाल में बेकायदगी पैदा हो जाती है। अब अफ़हाल क्या हैं? अफ़हाल क्या है? फिजियोलॉजी है। अफ़हाल क्या है? फिजियोलॉजी है, और उसमें बेकायदगी क्या है? पैथोलॉजी है।
तो ये जो कहते हैं ना कि पैथोलॉजी ना पढ़ो, फिजियोलॉजी ना पढ़ो, एनाटॉमी ना पढ़ो, उनके लिए ये फ्रोजम उसने लिखा है। और चूंकि वो खुद डॉक्टर था, उसको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारा कुछ उसको आता था और इनको आता नहीं है। और डॉक्टर उस वक्त तक नहीं बन सकता जिस वक्त तक उसको इल्म की, उसके पास जिस्म की साख का इल्म ना हो। कौन सा ऑर्गन कहाँ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये उसको ना पता हो। और फिर उसके नॉर्मल अफ़आल का उसको ना पता हो, उसको फिजियोलॉजी का ना पता हो, और फिर उसके अब नॉर्मल अफ़आल का उसको ना पता हो। ये मैं तो नहीं कह रहा। आप वो कहते हैं, हनीमन कहता है तो मरीज का इलाज करो, तुम्हें पैथोलॉजी, वो तो पैथोलॉजी को कोई अहमियत ही नहीं देता। अगर वो पैथोलॉजी की अहमियत नहीं देता तो बेकायदियों की बात क्यों करता है, वो अफ़आल की बात क्यों करता है? इसी को हम बीमारी के नाम से, इसी को हम बीमारी के नाम से मंसूब करते हैं। चूंकि बीमारी बजाते खुद नहीं दिखाई देती, ना दिखाई देने वाली ताकत है, इसलिए सिर्फ इस हालत में ही मालूम किया जा सकता है जब ये निज़ाम जिस्म पर असर करके इसके अज़ा के एहसासात और अफ़आल में बेकायदगी पैदा करती है। हम बीमारी को कैसे पहचानते हैं कि बीमारी, एक नॉर्मल बंदा है, वो आके कहता है जी मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तो ये इजहार है बीमारी का, ये अलामात इजहार है बीमारी के। जो इस बीमारी के ज़ेरे असर आते हैं और जिन अज़ा की बेकायदियों को मालिज देख सकता है, या यूँ कहना चाहिए कि बीमारी सिर्फ इसकी अलामात से पहचानी जाती है, वरना ये किसी दूसरे तरीके से मालूम नहीं की जा सकती। अब ये अलामात का चक्कर यहाँ आके फंस जाता है कि जी हम अलामात का इलाज करते। ओ भाई मेरे, वो कह रहा है कि बीमारी जो है डिजीज मैनिफेस्ट या और एक्सप्रेस थ्रू द सिम्टम। आप उस बीमारी को जानने की कोशिश करें कि अब सर दर्द की 1000 वजूहात हो सकती हैं। फर्ज करो ब्लड प्रेशर उसको हो जाता है तो उसको भी सर दर्द होगा, उसकी नज़र कमज़ोर होगी तो उसको भी सर दर्द होगा, सर पे चोट लगेगी तो फिर भी सर दर्द होगा, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो फिर भी सर दर्द होगा। तो आप तो सर दर्द की अलामत की बात कर रहे हैं, तो अलामत के पीछे कहानियां तो डिफरेंट हैं। नींद नहीं आई तो फिर सर दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है फिर सर दर्द है, टेंशन है तो फिर सर दर्द है। तो इसीलिए कह रहा है कि बेहतरीन वाला जो है कि जो बीमारी के अंदर सबब ढूंढे, पॉजिटिव फैक्टर की बात कर रहा है। आप किस चक्कर में लोगों को डाल रहे हैं? आप कहते हैं वो फिजियोलॉजी की भी बात कर रहा है, वो पैथोलॉजी की भी बात कर रहा है, वो साख्त की भी बात कर रहा है, और वो कहता है वाइटल फोर्स मुतासर किससे होती है? बीमारी से होती है। इसमें एक फ्रोजम नंबर 4 बड़ा मजे का है। इस तरह अगर वो सेहत बहाल करने का माहिर है, सेहत बहाल करने का माहिर है, मतलब डॉक्टर बड़ा माहिर डॉक्टर है, तो वो ये जानता है, कौन सी चीज सेहत खराब करती है और बीमारी पैदा करती है, और इससे मरीज से कैसे दूर किया जा सकता है। ओ भाई मेरे, एक नॉर्मल इंसान के अंदर कोई बीमारी आएगी तो वो मरीज बनेगा ना, और उस बीमारी का सबब जो जानता है, जो उसकी कॉज पे जाता है, जो उसकी वजह दरियाफ्त करता है, तो वही असल माहिर है। और हनीमन का एक दोस्त बीमार हो जाता है तो उसने बड़े जतन किए और वो ठीक नहीं होता, तो वो आर्टिस्ट होता है और वो पेंटिंग करता है, तस्वीर कशी करता है, तो वो फिर एक दिन क्लिनिक से छुट्टी करता है तो उसमें चला जाता है, और वो देखता है, सारा दिन उसके साथ रहता है। और उसने आखिर देखा कि वो जब पेंटिंग करता है तो वो बुर्श जो है ना यहाँ अपने लिप्स पे रखता था, तो उसने कहा मैंने तुम्हारी बीमारी पकड़ ली है। ये सिपिया में काशीराम में पढ़ें तो ये किस्सा कोड भी उसने किया है। तो ये क्या है?
ये सबब उसने ढूंढा। और ये कॉजेटिव फैक्टर जो है ना, ये बहुत सारे हैं। ये जेनेटिक कॉजेटिव फैक्टर हैं, ये मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर हैं, एटमॉस्फेयर माहौल के कॉजेटिव फैक्टर हैं, डिप्रेशन, शोक, सदमा, इंजरी, बेशुमार कॉजेटिव फैक्टर हैं। तो हम मरीज का कैसे इलाज करेंगे भाई, जब हमें बीमारी का ही नहीं पता, जब हमें कॉज का नहीं पता। असल में एक अफरोज़म जो इनको ज़्यादा कंफ्यूज करता है, वो भी मैं ज़रा पढ़ दूँ, फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपका इबाहम दूर हो। और ये कोड कर सकते हैं, इनके मुंह पे मारें, मत्थे मारें इनके, ये पढ़ें यार गौर से ज़रा, ये इनको पढ़ाएं। और मैं आपको ये 50% से ज़्यादा अफरोज़म है जिनमें वो बीमारियों का जिक्र करता है, आगे जाके फिर दवाइयों का जिक्र करेगा। तो इस तरह से देखें आप, सोसाइटी में और हमारे सिस्टम के अंदर आप बेशुमार गलत किस्म की रवायात छोड़ रहे हैं। आप किस दौर में हम रहते हैं, हम किस दौर में रहते हैं भाई, जहाँ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीएनए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिसको अगर हम नहीं जानते, आपको पता नहीं कि थैलासीमिया के पीछे कौन सा जीन डिस्टर्ब है, आपको नहीं पता एमपीएस के अंदर कौन सा डिजीज, आपको नहीं पता ऑटोइम्यून डिजीजेज क्या होती हैं। मतलब कमाल बात करते हैं आप, मरीज़ का इलाज करते हैं, आप कौन से मरीज़ का इलाज करते हैं? इसलिए कि आप ना बल दें, अपना समझें। मैं तो कहता हूँ जी वो डॉक्टर कराने के बिल्कुल काबिल नहीं है, और मैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को भी ये सिफारिश करूँगा कि एक रिफ्रेशर कोर्स कराएं जी, 3-3 महीने का, 2-2 महीने, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी दोबारा पढ़वाएं लोगों को, और क्लब करें इसके साथ कि जो नहीं पढ़ेगा उसकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगी। ये ज़रूरी है, इसलिए कि हम 80 मजाक का शिकार बनते हैं, हमें ये दोबारा रिवाइज करना चाहिए। ये अफरोज़म 79 है। ये 3 अफरोज़म में पढ़ के मैं फंक्शन पे आता हूँ। ये कंफ्यूज करते हैं, ज़रा इनको मैं क्लियर करता हूँ। अब तक सिफिलिस को शायद तक ऐसी बीमारी, मियाज़म वाली बीमारी समझा जाता है सिफिलिस को, जिसका अगर मुनासिब इलाज न किया जाए तो इसका इख्तिताम मौत पर होता है। इस तरह साइकोसिस, मसे वाली बीमारी भी सिर्फ कुव्वत याद से ठीक नहीं होती जब तक कि मुनासिब अद्वियात न दी जाएं। साइकोसिस एक ख़ास किस्म की मुज़मन मियाज़म वाली बीमारी नहीं समझा जाता था। पहले ज़माने में वो कहता है इसको मुज़मन बीमारी नहीं समझा जाता था यकीनन, और डॉक्टर हज़रात ये समझते थे कि जिल्द पर मौजूद मोके और मस्से काटने से मर्ज ठीक हो गया, लेकिन जिस्म में मसलसल रहने वाली खून की खराबियाँ उनके मुशाहिदा में नहीं आती थी। आज भी परसों मेरे पास एक टेस्ट आया एजोस्पर्मिया का, 4-5-6 दिन पहले ही एजोस्पर्मिया का केस था। उसका ब्लड कल्चर था, उसमें सिफिलिस मौजूद था। ये कह रहा है खून के अंदर, ये कह रहा है खून के अंदर। भाई आप मरीज को एनालिसिस नहीं करते, उसका ब्लड कल्चर नहीं कराते, तो आपको कैसे पता चलता है उसके अंदर सिफिलिस है? और वो मरीज मुझे टेस्ट लेके आया, उसको एजोस्पर्मिया था, उसके ब्लड के कल्चर में सिफिलिस मौजूद था, उसके यूरिन कल्चर में स्टेफिलोकोकस मौजूद था, उसके यूरिन कल्चर में गोनोकाई मौजूद था। अब 3 कॉजेटिव फैक्टर थे उसके अंदर। तो वो तो आप कह रहे हैं हम पैथोलॉजी को, तो और भाई पैथोलॉजी सिर्फ ये नहीं है, सिम्टोमेटोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि बंदा उठता कैसे है, तो बंदा बैठता कैसे है, तो बंदा हंसता कैसे है, तो बंदा रोता कैसे है। सिम्टोमेटोलॉजी ये भी है कि जो इन्वेस्टिगेशन है लैब के अंदर के एक बंदे को, ये भी सिम्टम है कि उसके अंदर बैक्टीरिया है, ये भी सिम्टम है कि उसको एजोस्पर्मिया है, ये भी सिम्टम है कि उसके यूरिन के अंदर पस सेल्स आते हैं, ये भी सिम्टम है कि उसका जो ब्लड जो है उसमें एचबी लेवल नॉर्मल क्या, और जब कम हो जाता है तो ये भी कम हो जाता है तो हम उसको कहेंगे एनीमिया है, जब उसके अंदर बढ़ जाएगा तो हम उसको कहेंगे पॉलीसाइथीमिया है। वो ये भी सिम्टम है भाई मेरे। ये जो आप सिम्टमों का जिक्र कर रहे हैं, ये सिम्टम एक अपीरेंटली एक उसका उठना बैठना ही सिम्टम नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। बीमारी एक्सप्रेस मैनिफेस्ट
टू द सिम्टोमेटोलॉजी, बात मैं मानता हूं ये दुरुस्त है, लेकिन यार सिम्टम, ये ऑस्टियोफाइट जो बनते हैं ये भी सिम्टम है, बढ़ जाता है ये भी सिम्टम है, रिफ्लेक्स आता है ये भी सिम्टम है, और उसके पीछे कौन सा काज है, एच पाइलोरी है, वो भी यार ये सिम्टम ही है, हम इस बात से अनकारी नहीं है, लेकिन यार इसके पीछे जो कहानी है, कॉजेटिव फैक्टर हैं, आप उनको, ये पैथोलॉजी है। अब देखा ना, उसने कहा कि मुसलसल रहने वाली खून की खराबियां उनके मुशाहिदे से बाहर थी, जो पहले लोग थे उनके मुशाहिदे से बाहर थी, हमें इस खून का एनालिसिस कराना चाहिए, उससे हमें खराबी पता चलेगी, उससे हमें पता चलेगा कि बंदा, इसको क्या है, इसको जॉन्डिस है तो क्या कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, और इसको एनीमिया है तो क्या कराएंगे, ब्लड सीपी कराएंगे, अगर एनीमिया ठीक समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, बोन मैरो टेस्ट कराएंगे, कहीं थैलेसीमिया तो नहीं है, कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं ल्यूकीमिया तो नहीं है, वो फिर जाके उसका इलाज करेंगे ना, अल्लाह के बंदो। अब क्यों लोगों को गुमराह करते हैं। अगला फ्रोज़ा है, बेशक उन दवाओं म्याज़मों जिनका जिक्र किया गया है, अब ये भी इनको कंफ्यूज करता है, मैं इसको भी क्लैरिफाई करता हूँ। ये अगला फ्रोज़म 16 पे है, बेशक इन दो ये ऊपर जो दो म्याज़म उनका कहता है, जिक्र करता है, से ज्यादा आम 16 है, जैसा कि वो दोनों म्याज़म अंदरूनी खराबियों से पैदा करता है, जिनमें से एक अलामत जो आतिश की आबले के जरिए जाहिर होती है, और दूसरा गोभी के फूल की तरह उबार पैदा करता है। इसी तरह सोरा भी पूरे जिस्म में इन्फेक्शन फैलाने के बाद जिल्द पर ख़ास किस्म के उबार पैदा करके अपनी बीमारी का ऐलान करता है। ये उबार बाज़ औक़ात छाले की शक्ल में होते हैं, जिनमें नाकाबिले बर्दाश्त शहवत अंगेज़ किस्म की खुजली होती है और एक ख़ास किस्म की बदबू होती है। ये दो पैकर, अब ये कंफ्यूज करता है, ये कंफ्यूज करता है। ये दो पैकर अंदरूनी मुज़मन म्याज़म 16 ही दरअसल बहुत सी, बल्कि कहूँगा कि लातादाद बीमारियों की जड़ है, जिन्हें मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, जैसा कि असाबी कमज़ोरी, हिस्टेरिया, फासद, पागलपन, मिर्गी, तमाम किस्म के झटके, हड्डियों का नरम हो जाना, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, हड्डियों की बोसीदगी, कैंसर, फंगस, कदूदों का बढ़ना, गंठिया, मसे, यरकान, वर्म, हैस का ना आना, मैदा, नाक, फेफड़े, मसाना, रहम से खून का आना, दमा, फेफड़ों में जख्म, बांझपन, बहरापन, काला मोतिया, मुकम्मल या जुज़वी अंधापन, गुर्दे की पथरी, फालज, हवासे खमसा की हज़ारों अक़साम के दर्द वगैरह, ये तमाम बीमारियां अलग अलग ख़ास नौइयत की पैथोलॉजी रखती हैं। क्या रखती हैं? पैथोलॉजी रखती हैं। इसमें वो ये कहता है कि ये साइकोट्रिक, सिफिलिस और सोरा को भी आप ज़रा इसमें देखें, ये कन्फ्यूजन है। लेकिन वो ये कहता है कि अपनी पैथोलॉजी रखती है, इसकी जड़ में सोरा को देखें। अब इसी को आगे क्लैरिफाई वो करेगा। दर हकीकत ये इंतहाई कदीम बीमारी पैदा करने वाला अंसर है, बीमारी पैदा करने वाला अंसर है, ये भी एक कॉज है। आहिस्ता आहिस्ता लाखों बनी इंसानों के जरिए सैकड़ों इंसानी नस्लों में सफ़र करते हुए बहुत जोर पकड़ गया है, जिसे देखकर ये सोच पैदा होती है कि ये बनी इंसान में कैसे लातादाद बीमारियों की हालत पैदा करता है। ख़ास तौर पर जब हम गौर करते हैं कि इंसान की बेशुमार अलग अलग जिस्मानी साख्त, अलग अलग जिस्मानी साख्त, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बहुत से दूसरे अनासर मुज़मन बीमारी पैदा करने का बायस बनते हैं। और ये अब ये ज़रा क्लैरिफिकेशन है, इसको ज़रा आप गौर से सुनेंगे, और यही बात जो है ना आपका ये सारों का जो बीमारी और ये सोरा का भी कन्फ्यूजन यहाँ आके दूर करता है। और ये बात हैरान कुन नहीं है कि ये मुज़मर अनासर जो जिस्म के अंदर और बाहर से अमल पजीर होते हैं, सोरा के साथ मिल जाते हैं, सोरा के साथ मिलकर लातादाद किस्म की बीमारियां, जिस्मानी नुकाइस, जिस्मानी निज़ाम की बेतरतीबी
और जिस्मानी तकालीफ पैदा होती हैं, जिनका इलाज पुराने तरीका इलाज में अलग अलग बीमारी के नाम देकर किया जाता था। अब इसको वो क्लैरिफाई करता है। ऊपर जो सोरा का था हमारा जो 80 नंबर था, उसको आगे कहता है कि सोरा है, लेकिन सोरा के साथ बाकी जो सबब हैं वो मिल जाते हैं, बाकी सबब मिल जाते हैं। उसको चोट लग सकती है, उसको कोई बैक्टीरिया उस पर हमला हो सकता है, तो वो कहता है उसको भी कंसीडर करो, सिर्फ सोरा के चक्रों में ना फंसे रहना। ये अफरोज़म उसको ज़रूरत इसलिए हुई है कि ये बाद लोग इससे किसी को ना समझना पड़ जाए कि कैंसर दुनिया की जितनी बीमारियां हैं उसका हाल सिर्फ सोरा में। उससे ऊपर वो 2 और मियाज़मों का जिक्र कर रहा है। तो ये तीनों में जो अफरोज़म है 79, 80 और 81, जब आप मिला के पढ़ेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। और तीसरा अफरोज़म, चौथा अफरोज़म और 11 अफरोज़म करेगा तो आपको बीमारी की क्लैरिफिकेशन होगी। सिर्फ एक अफरोज़म पढ़ने से, मतलब आप सोरा का उठा के पढ़ लेते हैं तो आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी। वो कहते हैं सोरा के साथ, और बाद दफ़ा 3 गट्ठे भी आ जाते हैं, सोरा भी आ जाता है, सिफिलिस भी आता है, साइकोसिस भी आ जाता है। और सिफिलिस और साइकोसिस उसने आपको एक रास्ता दिखाया है। सिफिलिस और साइकोसिस एक रास्ता दिखाया है। सिफिलिस क्या है? बैक्टीरिया है। साइकोसिस क्या है? बैक्टीरिया है। इसका मतलब है दुनिया में जितने बैक्टीरिया हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन, उनको स्टडी करना होम्योपैथी का खासा है। उसके बगैर आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं करते। दिस इज द मैथमेटिक थ्योरी। टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, दुनिया जान के बैक्टीरिया से। चले जी आते हैं आप टॉपिक की तरफ। इसमें भी एक अफरोज़म है। अगर मुंतखब की दवा की अलामात में ऐसी कोई अलामत न हो जो मुकम्मल तौर पर मर्ज़ की मखसूस और गैर मामूली अलामत से मिलती जुलती हो, बल्कि अगर वह आम गैर वाज़ेह तौर पर बयान की हो अलामत गैर मुअय्यन हालतें, मतली कमज़ोरी इस मिलती हो, अगर मालूम दवाई में से कोई भी होम्योपैथिक तरीके के मुताबिक मुनासिब न हो तो मालिश इस गैर होम्योपैथी दवा से फौरी तौर पर कोई उम्मीद अफजा नताइज हासिल नहीं कर सकता। वो कहता है ख़ास अलामत, स्पेशल अलामत, ये अगर वाज़ेह अलामतें अगर मौजूद ना तो देखिए अब सर दर्द तो बेशुमारियों में होता है, मतली बेशुमारियों में होता है, तो फिर आप जो दवा मुंतखब करेंगे वो काम नहीं करेगी। जो मतलब आम जो जो छोटी छोटी अलामात हैं इनको आप इग्नोर करें। बाज़ दफ़ा मरीज़ आपको उलझा देता है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज ये है कि आप जो है ना वाज़ेह अलामत गैर मामूली अलामात की तरफ तवज्जो दे। ठीक हो गया जी। आए जी टॉपिक की तरफ। आज जो मेरे पास टॉपिक है जी ये बड़ा मुश्किल भी है, और अगर हम इसको समझ लेते हैं तो यकीन माने आप जोड़ों के दर्द के माहिर हैं, अगर आप इसको समझ लेते। और रूमेटोलॉजी में आपकी जो दूसरी साइंसेज हैं वो यकीनन बहुत नाकाम है और बहुत मतलब कोई खातर खा नताइज उसमें नहीं है। अल्टीमेटली कोई सर्जरी या इस तरह के कोई स्टीरॉयड या इस तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है। अब रूमेटोलॉजी जब आपके जहन में आए ना, जबकि बंदा जोड़ों का मरीज़ है, रूमेटोलॉजी का मर्ज़ आ गया, रीढ़ की हड्डी का मर्ज़ आ गया, कुछ सर्वाइकल का मसला आ गया, जोड़ों का दर्द आ गया, तो पहला जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट जो मुझे लोग कहते हैं ना कि यार आपके मरीज़ कैसे देखता है कि ये कोई जादू है, कोई ऐसे ही खेल तमाशा है। ये भाई खेल तमाशा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइंस काम करती है। हमारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है, हमारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं। हम जब भी कोई जब भी कोई हमारे पास जोड़ों के दर्द का मरीज़ आता है तो हमारे अंदर ये सवाल ज़रूर उठते हैं, और ये सवाल उठने में आधा मिनट लगता है। पहला सवाल कि कहीं कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है या कैंसर तो नहीं है, पहला सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल सोरा, तीसरा सवाल साइकोसिस, चौथा सवाल सिफिलिस,
और 5वां सवाल आपको ट्यूबरकुलोसिस। ये बेसिस हैं, ये जोड़ों के दर्द की बेसिस हैं, ये हड्डियों की खराबी की बेसिस हैं, और इन बेसिस के साथ आप आगे हम चलेंगे, और इन बेसिस के बगैर आप आगे, हाँ कोई एक आध के ये साहब ब्रायोनिया रस्टाक से ठीक कर लेंगे, लेकिन जब तक आपका ये कंसेप्ट या बेसिस आपकी दुरुस्त नहीं होगी, आप रूमेटोलॉजी पे ग्रिप नहीं रख सकते। ये बेसिस हैं, ये बेसिस ज़रूर जाननी है। इसके अलावा और भी कॉजेज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता लोगों को। अगर आप ये बेसिस समझते हैं तो 80-90% केसेस आपके ठीक हो सकते हैं। डिजनरेशन, जोड़ों की सोजिश, आप आगे हम जाके स्टडी करेंगे ना, ये चीज़ें आपको बहुत नज़र आएंगी। और ये बेस जिसके पास मौजूद है, जिसके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस ये मौजूद है, इनको ये समझता है कि सिफिलिस क्या करता है, साइकोसिस क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, कैंसर की हिस्ट्री क्या करती है, तो वो फिर जोड़ों को अच्छी तरीके से समझेगा। तो ये बेस ज़हन में बिठाएं पहले। ये मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर हैं। जोड़ों के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं ना, उनके मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर हैं, मियाज़मेटिक। और पहले आपके पास कोई भी जोड़ों का बंदा आता है तो आपको इन मियाज़मेटिक फैक्टर पे गौर आपके फौरन स्ट्राइक होंगे, और टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। आगे चलें जी। पैथोलॉजिकल थेराप्यूटिक्स। अब थोड़ा सा देखें, अब जिस दौर में रहते हैं, अब मॉडर्न साइंस को, और इसको जब आप समझेंगे ना तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा इलाज करते। हमने इसको जोड़ों के दर्दों को ज़रा तकसीम किया है, जोड़ों के दर्दों को तकसीम किया। पहला जो टॉपिक है जोड़ों के दर्द किसको होगा कि डीजनरेशन। इंसान को जब खुदा मारता है तो उसका स्ट्रक्चर तबाह कर देता है, उसकी मोबिलिटी, उसका चलना फिरना बंद हो जाता है, वो उसके रोज़मर्रा के जो काम काज हैं वो उससे उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, उससे उसको रोकेगा। और जो दिन को सुबह निकलता है और शाम को परिंद चिरिंद जानवर सारों का यही काम है कि सुबह उठते हैं और रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं, इंसान भी और जानवर भी। और जिस जानवर को वो मारेगा क्या करेगा, उसको फिर बंद कर देगा, उसको बैठा देगा। तो इंसान को तो फिर घर वाले दूसरे रिज़्क़ देते हैं ना, तो जानवर तो जब तक खुद ना मार के खाए, या बच्चे को माँ तो दे सकती है, लेकिन जब वो बालग होता है तो खुद ही मार के खाता है। तो फिर वो जब उसको मारना चाहता है तो फिर उसको उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। और रिस्ट्रिक्ट करना जो है बेसिकली ये वक्त से पहले मारना या वक्त के मारना, 100 साल का मारना, 110 साल का मारना, ये डीजनरेशन है। और ये तनज़्ज़ुली का जो अमल है ये एज से रिलेटेड होता है। और बहुत सारी कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो तनज़्ज़ुली का अमल को जल्दी ले आती हैं। इसलिए डिजनरेशन पे फोकस करना है। आपके पास कोई बंदा आया तो क्या उसका जोड़ कमज़ोर हो गया, हड्डी कमज़ोर हो गई है, और कमज़ोर होने का सबब भी ढूंढें। क्या वो एज वाइज कमज़ोर हो गई है, क्या वो एज की वजह से कमज़ोर हो गई है या किसी और वजह से कमज़ोर हो गई है, क्या उसके अंदर कोई ऐसी डिजीज़ थी जिसने उसको कमज़ोर किया। अब ये डीजनरेशन का जो अमल है, इंसान की जो टूट फूट का अमल है, नॉर्मली खुदा को उसने 1000 साल का बंदा था, आखिर करते करते 100, 60, 90, 80 साल पे आ गया। तो ये डीजनरेशन उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसका रिज़्क़ पहले बंद करेगा, वो बाहर जा नहीं सकता, लिहाजा वो रिस्ट्रिक्ट होगा। तो वो क्या होगा, आस्ता आस्ता वो फिर मौत की तरफ जाएगा। और डीजनरेशन का जो अमल है इसके पीछे एक और बड़ी कहानी है। वो कहानी ये है कि औरतों में भी डीजनरेशन का अमल है और मर्दों को भी डीजनरेशन का अमल है।
औरत को, खुदा को औरत की उस वक्त तक जरूरत है जब वो बच्चे जनने की सलाहियत रखती है। जब बच्चे जनने की सलाहियत उसके अंदर खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने जनरेशन पैदा करनी। जब बच्चे जनने की सलाहियत पैदा होती है तो उसको हम कहते हैं जी मेनोपाज की तरफ जा रही है, प्री मेनोपाज, मेनोपाज, पोस्ट मेनोपाज। तो उसके अंदर जो हार्मोन जितने भी हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन है, चाहे वो दूसरे हार्मोन्स हैं, वो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये सारे फंक्शन स्लो होते जाते हैं। जब तक पीरियड साइकिल मेनोपाज चलता रहता है, ये सारे अमल होते रहते हैं, हड्डियां मजबूत रहती हैं, मसल मजबूत रहते हैं, और फिर जब ये अमल शुरू होता है तो फिर डिक्लाइन शुरू होता है। फिर क्या करता है इंसान, उसको ज़रूरत नहीं है, फिर उसको खुद आस्ता आस्ता करके डिक्लाइन करके तो डीजनरेशन का अमल जब सेक्सुअल जेनेटल सिस्टम वर्क करना छोड़ देगा तो जो जनरेशन का अमल शुरू होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। मेरे पास 40-45 साल के बाद जो औरतें आती हैं उनके बेशुमार मसाइल होते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन, आप उसको एनालिसिस करें तो आपको मेनोपाज, प्री मेनोपाज की सिम्टम वहां मिलेंगी। अगर आप उसको वहां रोक लेते हैं तो उसकी उम्र बढ़ सकती है, उसकी हड्डियों की ताकत बढ़ सकती है, उसके मसल मजबूत हो सकते हैं। और यहाँ बहुत कॉमनली 4-5 ही दवाइयों का रोल है। और मैं आपको बताऊं, उसको जोड़ों का दर्द है, उसको टेंशन है, उसको दुनिया जान की कोई बीमारी है, बेसिक काज उसका ये मेनोपाज हम समझते हैं। क्या करते हैं हम, उसको लेक्सिस देते हैं, क्या करते हैं हम, उसको ट्यूबर देते हैं, क्या करते हैं हम, उसको सल्फर देते हैं, क्या करते हैं हम, उसको सिपिया देते हैं। अब ये रेपुटी भी आप खोलें तो मेनोपाज की ये 4-5 ही दवाइयाँ हैं, ट्यूबरक्लोनियम है, सल्फर है, सिपिया, लेक्सिस है, 4 बड़ी दवाई। आप अगर काज को, जी जनरेशन के काज को समझते हैं, यार 4 दवाइयों से आप इलाज करना के माहिर हैं, 4 दवाइयों के माहिर हैं आप, 4 दवाइयां आपके हाथ में, तो आप डीजनरेशन के अमल को रोकते। आप डीजनरेशन के अमल को रोकेंगे तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा, वगरना आप उसको पेन किलर देंगे तो क्या होगा, उसका लिवर खराब होगा, उसके गुर्दे फेल होंगे। यहां गुर्दों के लेक्चर हुए ना, उन्होंने क्या, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रीनल फेलियर है द पेन किलर मेडिसिन। तो हनीमन क्या कहता है फ्रोजन नंबर 4 में कि डॉक्टर वो है जो बीमारी का सबब जाने, और हमने बीमारी के सबब, डिजनरेशन का एक सबब ये जाना है, और 4 ही दवाइयां उसकी। 5वीं हम देते हैं क्रोटेलस का, उसका वेला, कहीं लेक्सिस फेल हो जाती है। आज समझ, तो जोड़ों का दर्द, ये जो मैं आज पेन पे लेक्चर दे रहा हूँ ना, बेसिकली ये मैं आज नीचे दोस्तों को भी कह रहा था कि मैं तो सारी ये डिजीजेज भी पढ़ा देता हूँ आज आपको, इसलिए हमारे पास कोई पेन किलर नहीं है भाई। हम अगर आप उसको पेन किलर देते हैं और आप गलत इलाज करते हैं तो क्या करेंगे, आप उसको सप्रेशन में डालेंगे। जब आप उसको सप्रेशन में डालेंगे तो क्या हो सकता है, कुछ भी धमाका हो सकता है, अल्टीमेटली कैंसर भी हो सकता है, अल्टीमेटली कैंसर भी हो सकता है। इसलिए मेरे भाई ये बात ध्यान में रखें, दुनिया में जितने मरीज हैं ना, उसका ठेका आपका नहीं है, ये खुदाई निजाम है, उसने उसको चलाना है। आपका ठेका इतना ही है जितना आपको इखलाक और आपका कानून आपको इजाजत देता है। आपकी समझ यहां होनी चाहिए कि मैंने इस बंदे के अंदर कॉजेटिव फैक्टर को जानना है और उसका मैंने इलाज करना है। आप किसी को मौत से नहीं बचा सकते। मेरी वालदा की डेथ हुई है ना, आखिरी दम तक हमने ब्लड प्रेशर मेंटेन किया, हमने ऑक्सीजन मेंटेन की, हमने डाइट, एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी हमने नॉर्मलाइज रखा, लेकिन जब डेथ हुई तो विद इन अ मिनट हो गई। मैं, मेरे बच्चे, हम 5-7 डॉक्टर उसके सर पे खड़े थे,
कोई नहीं बचा सकता। सारे फंक्शन हमने नॉर्मलाइज रखे हुए थे, आखिरी टाइम तक ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, ऑक्सीजन रेट नॉर्मल था, लैब टेस्ट नॉर्मल थे। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये जिम्मेदारी है कि डिजनरेशन के कॉजेस को आप समझें। इसी तरह मेल में जब जेनेटिक सिस्टम फेलियर में जाएगा, यही काम उसके साथ भी होगा। तो फर्स्ट कॉज आपको डिजनरेशन डिजीज का जेनेटिक सिस्टम की फेलियर की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। और आज वेस्ट में ये डिस्कशन हो रही है और इस पे बहस हो रही है कि जब तक आप सेक्सुअली एक्टिव हैं आप सेहतमंद हैं। आसान सा कुलिया उन्होंने दे दिए। आई समझ? अब डिजनरेशन के काजेज और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे बड़ा काज ये मैंने आपको बताया, उससे बड़ा काज आ जाता है। मसलन एक डिजीज है सिफिलिस। सिफिलिस क्या करती है? डिस्ट्रैक्शन करती है। बच्चा पैदा होने से पहले मार देती है उसको। अगर बाप को सिफिलिस थी, अब दादा को सिफिलिस थी, हमने हजारों सैकड़ों बच्चे ऐसे नॉर्मल पैदा किए हैं जो मां के पेट में मर जाते थे सिफिलिनियम और ओमेट दे दे के। वक्त से पहले मार देती है। अगर बाप को सिफिलिस थी, दादे को सिफिलिस थी, मां को तो पहले मार देगा। एक्वायर्ड सिफिलिस आएगी जब वो जिंदगी में अगर सिफिलिस को एक्वायर करता है तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। वो इनहेरिटेड डिस्ट्रैक्शन थी, पैदा ही नहीं होने दिया उसने। पैदा हुआ तो लंगड़ा लूला पैदा हुआ। तो एक और बड़ी काज, ट्यूबरकुलोसिस बड़ा काज है इसका। आप कैरीज बोन्स को जाके देखें, हड्डियां कुछ गल सड़ जाती हैं और अगर हड्डियों पे कोई ग्रोथ आ जाती है तो वो टीबी का भी खासा है। तो डिजेनरेटिव कॉजेज। और साइकोसिस क्या करता है कि वो जाके ना जोड़ों के अंदर बैठ जाता है और जोड़ों के अंदर से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करके बंदे को मार देता है। तो कॉजेज कुछ समझ आ रही है आपको? यकीन माने किसी लिटरेचर में ये हमारा क्लिनिकल वर्क है। आपको ये लिटरेचर में यूं कभी भी नहीं किसी को समझाया जाएगा कि ये बेसिक डिजेनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर न्यूट्रिशन। बच्चे 5-5, 6-6 औरत पैदा करेगी, सूखी रोटी खाएगी, उसको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी, उसको खुराक पूरी नहीं मिलेगी तो वो वक्त से पहले मर जाएगी। इसी तरह बेतहाशा मर्द है, वो सेक्सुअल एक्सेस में जाएगा, उसकी बॉडी वीक होगी तो वो अल्टीमेटली डिजेनरेशन प्रोसेस में जाएगा। तो बहुत सारी लंबी कहानी डिजेनरेशन पे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जो ज़्यादा हिट करती हैं चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा जो एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपको दे दूं, ताकि फिर इसके अलावा भी हम गौर कर सकते हैं। लेकिन आपके 80-90% लोग यहाँ कवर हो जाएंगे। आपको मेनोपॉज की समझ है, आपको मेल न्यूट्रिशन की समझ है, आपको मियास्मेटिक डिजीज की समझ है। तो यार आप ये जो कहानी में आपके कहानी या ये फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है और ये कभी फेल नहीं होते। जब आप इन पे पैरा अमल करोगे तो फिर क्या होगा? अब लेक्सिस की एक अलामत भी अगर आप याद रखते हैं, सिर्फ एक अलामत, डिस्चार्जेस एमुलरेशन। मेंसेस बंद हुए तो काम खराब हो गया। पॉइजन जब बॉडी के अंदर दाखिल हुआ तो मसाइल पैदा हो गए। पॉइजन जब बॉडी से निकला तो मसाइल ठीक हो गए। सांप जब काटता है तो उसका तिर्याक उसको मिल जाता है
तो उसका जहर को ड्रेन कर लिया जाता है, तो इसका मतलब जहर अंदर जा रहा है और वो अंदर रुक गया है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और इवन हमने कैंसर को भी ठीक किया, हमने ट्यूमर डिसॉल्व किए। हमने, मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता है अच्छा मैं, काफ़ी पुरानी बात है, कोई 15-20 साल पुरानी बात है, और मुझे कहता जी तुसी मैंने देंदे हो दवाई कमर दा, मेरा तो कोई नहीं ठीक होया जी, बड़ा जी थक गया मैं भी उसको दवाइयाँ दे दे के। तो एक दिन आया तो कहता जी मैं आपको एक बात बताऊं। मैं क्या, हाँ जी, मुझे जब मोशन लगते हैं ना मेरा कमर दर्द ठीक हो जाता है। मैंने उठा के ना लेक्सस 1M की डोज, आज तक उसको दर्द नहीं, आज 20 साल हो गए। तो आप लेक्सस को क्या समझते हैं? आज हमारे पास एक बच्ची थी कैंसर की, कोई डॉक्टर लाया था, क्या नाम था उसका पता नहीं, वो जिसको था ब्लड कैंसर, क्या था उसको, लिवर वाली, ऑटोइम्यून डिजीज था, लिवर कैंसर था, ऑटोइम्यून डिजीज थी, और इतना जबरदस्त वो कि उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। हमने कॉजेटिव फैक्टर देखा, मैंने उसको मैथमेटिक कॉजेटिव फैक्टर पर टीबी और कार्सिनोसन हमने उसको दी, ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री पे और कैंसर कार्सिनोसन दी। कॉजेटिव फैक्टर जब मैंने उसको रेपर्टरी में देखा तो उसको पीलिया जंडस हुआ था पहले। कब हुआ था? उसकी माँ या बाप किसी की डेथ हुई, वालिद की डेथ हुई थी, उसके बाद उसको जरखान। रेपर्टरी मैंने खोली तो कॉजेटिव पे एक ही दवाई लिखी हुई थी, एसिड फास, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, एसिड फास दी। 2 महीने लगे उसको, नॉर्मल हो गया। तो कॉजेटिव फैक्टर बड़ा आम है, चाहे वो मियाज़मेटिक है, और फिर ये ट्रिगर करेगा, ये ट्रिगर करेगा, कहाँ पे करेगा? जैसे ये डिप्रेशन आ गया, डिसअपॉइंटमेंट आ गई तो ट्रिगर कर गया। पहले कैंसर हिस्ट्री मौजूद थी, टीबी की हिस्ट्री मौजूद थी, हालात माहौल पहले बने हुए थे, बाप की डेथ हुई तो ट्रिगर हो गया। तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको उसको देखना है। ये इतना कॉमन काज है, जेनेटर सिस्टम वाला इतना कॉमन काज है, इसको एड्रेस करें, इसको एड्रेस करें। मेरे पास एक बच्चा आया, उसके मस्से नहीं ठीक हो रहे थे, वॉट्स नहीं ठीक हो रहे थे। मैं दुनिया जान की दवाइयाँ को 25-30 जो दवाइयाँ ना हमने दे दी तो मस्से ना गिरे। मैं भी बड़ा तंग, वो भी मेरी जान ना छोड़े। मैं असल में सच्ची बात है कि बंदा रश में होता है, 1 मिनट में जो फोकस हो गया ना हो गया। मैंने उसको, मैं कहा इधर आ मेरे पास, इधर थोड़ा सा शर्मा शुरू रहा था। मैंने कहा इधर आ मेरे पास। मैंने कहा मास्टरबेशन करते हो? नहीं। मैं क्या करते हो? कहता हाँ कर। मैंने वही मेडोरिनम थूजा आगे बुफो लगाई और थूजा 30 में दे, अगले दफ़ा सारे साफ हो गए। कॉजेटिव फैक्टर जो कह रहा है मिल गया, एक और कॉजेटिव फैक्टर आ गया और मुझसे उड़ा के रख दी उसने। तो वही कह रहा है कि सोरा के साथ फिर कुछ और चीजें मिल जाती हैं। डिजेनरेशन के हद तक कुछ समझ आ गई जी। इन्फ्लेमेटरी दूसरा टॉपिक है कि वो कहता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है जोड़ों के अंदर, इन्फ्लेमेशन। और तीसरा वो कहता है क्रिस्टल्स। चौथा वो कहता है इंजरी। मैं इसको आगे तो इन्फ्लेमेशन थोड़ी डिटेल ज़्यादा में हम आपको इसको अलग टॉपिक को समझाते हैं अभी, इंजरी। और तीसरा कहता है कि रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर को हमने बड़ा शॉर्टली यहाँ एक जुमले में, मेरा एक दोस्त है वो है रेडियोलॉजिस्ट, उन्होंने एक लेक्चर भी यहाँ दिया न्याजी साहब ने। वो मुझे परसों रात उसको हम दोस्त सारे बैठे हुए थे, वो उसका फ़ोन आ रहा था, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार थोड़ी सी ज़रा
इसको ना रेडियोलॉजी पे थोड़ी सी, मेरा लेक्चर है परसों, तो बात करते हैं, तो वो सारे थोड़ी थोड़ी डिस्कशन हुई, तो इस पे मैंने कहा यार रूमेटिक फीवर से तो भी पेन होते हैं ना जोड़ों के। वो कहता है यार मैं एक जुमला तुम्हें लिख के भेजता हूँ, फीवर, रूमेटिक फीवर लिक्स द जॉइंट एंड सिट, जिसको ठीक कर दे, एंड सिट इन द हार्ट। रूमेटिक फीवर लिक्स द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट। वो कहता है जो रूमेटिक फीवर है ना, ये गले से स्टार्ट होता है, फिर जोड़ों को टच करता है, लिक्स टच करता है, और जाके बैठता कहाँ है? दिल में बैठता है। तो इस जुमले में सारी पैथोफिजियोलॉजी आ गई एक सेंटेंस के अंदर। एक्सपर्ट देखे ना, एक्सपर्ट जो होते हैं वो कैसे एक जुमले के अंदर। फिर उसने कहा कि जी गाउट होगा ना, गाउट, तो ये जोड़ का आधा हिस्सा स्वेल होगा। आप, वो कहते हैं यूं हाथ रखें, आप यहाँ देख के पहचान कर सकते हैं, इसको गाउट है, इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या इसको डिजनरेशन है। अब वो कहता है गाउट होगा तो आधा सूजा होगा, तो समझो गाउट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो यहां से शुरू हो जाएगा, ये जोड़ पहले पकड़ा जाएगा। डिजनरेशन है तो ये वाला जोड़ पहले पकड़ा जाएगा। हाँ, वो कहता है हाथ बंदे के सामने रखो। और वो कहता है अगर डिजनरेशन है तो आप इस जोड़ पे हाथ रखो तो ये गर्म नहीं होगा, ये गर्म नहीं होगा। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इस जोड़ पे हाथ रखो तो ये गर्म होगा। मतलब अब अगर आप समझते हैं तो कितनी क्विकली आप डायग्नोज कर पा रहे हैं, कितनी। और गाउट है, नहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और नहीं डिजनरेटिव है। मजा आ रहा है ना? तो फिर आप सिलेक्शन, फिर आप अंधाधुंध फायर करी जा रहे हैं, कभी आर्निका, कभी रस्टा, कभी लीडम, कभी आर्टिका, कभी क्या। और यार यही तो बात कह रहा है कि बीमारी को समझें। वो जो मरीज को ठीक करते हैं, मैं उनसे जरा पूछूं कि यार ये इस मरीज को मैं कैसे ठीक करूंगा, तो मैं कोई है एक्सपर्टी इसको ठीक करने की? मरीज तो आगे कंप्लेन करेगा, सर जी मेरे तो जोड़ में दर्द है। किसने डिफ्रेंशिएट करना है? वो भाई डिजनरेशन की दवाइयां बदल गई, गोट है तो दवाई बदल गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है दवाई बदल गई ना। आगे चल, अगर मैलेग्नेंसी भी है, ये टॉपिक है, मैं इनको एक एक करके डिजनरेशन में तो कर आगे चलते हैं जी। अब डिजनरेशन में पैथोलॉजी क्या आएगी? डिजनरेशन में क्या पैथोलॉजी आएगी? जो कार्टिलेज बोन है जोड़ों के अंदर, अगर आप एक्सरे करवाएंगे ना, सबसे पहले कार्टिलेज बोन घिसेगी। सबसे पहले जो कुशन होता है ना अंदर कार्टिलेज बोन, नरम हड्डी जिसके अंदर लचक होती है, ये कार्टिलेज बोन। इसी तरह हर जोड़ के अंदर कार्टिलेज बोन होती है, बोन के बाद वो लगी होती है, जिसका कम है उसके अंदर लचक होती है। जब आप मोबाइल करते हैं, चलते फिरते, तो उसके अंदर चूंकि लचक होती है, अगर वो सख्त बोन होगी तो फिर लचक, आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले कार्टिलेज बोन डिस्ट्रॉय होगी। जबकि बाकियों में इस तरह नहीं होता, पहले ब्लड इन्फेक्शन होगा, फिर जोड़ के अंदर स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, वो काज और होती है। डिजनरेशन में क्या होगा, ये पल्ले बांध रहे हैं कि एक्सरे आया तो उसने कहा जी कार्टिलेज, रिपोर्ट लिखी होगी कि कार्टिलेज डिके या डिस्ट्रॉय। उसके बाद बोन के अंदर डिफॉर्मिटी आएगी, उसके अंदर बोन वीक होगी, फिर उसके बोन के नोकें निकल आएंगी, बोन की जब कम होगी तो बोन बैठ जाएगी। जब कार्टिलेज बीच में डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगी, बोन यूं चिपक जाएगी। एक्सरे देखोगे कोई स्पेस नहीं, जो कार्टिलेज बीच में से हट गई। फिर क्या होगा,
नोकें ले, जब हड्डी कमज़ोर होगी तो इधर से निकलेगी, कभी उधर से निकलेगी। फिर इसके साथ अगर लिगामेंट भी उसके डिजनरेशन के लिगामेंट भी वीक हो जाते हैं, टेंडन जिन्होंने हड्डी को यूं रस्सियों से बांधा होता है, तो लिगामेंट वीक हो तो ड्रम करके बोन बैठ गई, जोड़ के अंदर जो मूवमेंट है, स्पेस है, वो ख़त्म होगी और हड्डी यूं बैठ गई। यूं बैठ गई तो साथ ही नर्व लगे, उन्होंने पेन क्रिएट कर दी। आई पैथोलॉजी से। अच्छा, इस पे ही दवाइयाँ मज़े की निकलेंगी। फिर आपको जब हम मेडिसिन अब इसको डिस्कस करते हैं तो फिर वो कहते हैं फर्स्ट डिजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज अकर देन बोन डिजनरेशन देन द ऑस्टियोफाइट फॉर्म। मैं ऐसे एक्सरे दे के दवाई भी लिख देता हूँ, एक्सरे दे के भी हम दवाई लिख देते हैं और रिपोर्ट पढ़ के भी दवाई लिख देते हैं। मल्टी डायमेंशन अप्रोच है होम्योपैथी में, लेकिन सुपर लीड करता है कॉजेटिव फैक्टर, यूं सबसे ऊपर। काज होगा तो सिम्टम पैदा होगी ना, काज होगा तो सिम्टम पैदा होगा। अच्छा, बोन की जो डिजनरेशन, ऑस्टियोफाइट्स निकलेंगे, ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ये सारी बोन की डिजीजेस, ये सारी बोन की डिजीजेस है। ज़रा ऊपर लाओ और दवाइयों की मैं लिस्ट आपको देता हूँ। ओल्ड एज, अर्ली डिजनरेशन caused by some diseases that include SORA, syphilis, psychosis, tuberculosis, malnutrition, multiple pregnancies। डिजनरेशन की हमने कॉजेज नीचे लिख दी हैं। मैंने शुरू में क्या बताया था जी, मैंने पहले कहा था कि आपको ये कंसेप्ट लेके चलना है और वही कंसेप्ट नीचे आ रहे हैं। रेमेडीज क्या है? एक्सरे, सोल, कार्सी। जब आप हड्डियों का इलाज करना चाहें तो ये वेपन आपके पास बड़े वाजे, क्लियर और मौजूद होने चाहिए। बेसिलिनम, मेडोरिनम, ट्यूबरक्लोनियम, ड्रोसरा, सिफलिनियम, ऑरोमेट, एसाफोरेटा, ये सारी बोन की दवाइयाँ हैं। कल्केरिया फास, कल्केरिया फ्लोर, एसिड फ्लोर, एक्ला लावा, लेक्सिस, मर्क, एसिड फास, प्लमम, पल्स, सिलेशियस, सेम्फाइटम, फास्फोरस, ये सारी तूफान किस्म की दवाएं, बड़ी बिग 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 दवाइयाँ, ये बड़ी बड़ी दवाइयाँ, छोटी दवाइयाँ नहीं हैं। इनकी अपनी साख्त, इनकी अपने कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। ट्यूबरकुलोसिस बेस पे आ रही होगी तो फास्फोरस लग रही होगी, ड्रोसा लग रही होगी, ट्यूबरक्लोनियम लग रही होगी। सिफिलिटिक बेस पे आ रही होगी तो सिफलिनियम लग रही होगी, ओरोमेट लग रही होगी, एसिड नाइट्रिक लग रही होगी। मतलब वो आप जिसका वो कहते हैं ना ऑब्स्ट्रक्टिव रिमूव करने की क्या सलाहियत है कि आपको मियाज़मेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव किस से रिमूव करेंगे, कि सिफिलिस से करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरक्लोनियम से करेंगे, ड्रोसा से करेंगे, मर्क साल से कर, वो ऑब्स्ट्रक्टिव। हम पता है आपको हम कैंसर में अप्रोच क्या ले रहे हैं? हमारे पास जो कैंसर ठीक है ना उसमें हम अप्रोच ही ले रहे हैं। हम मियाज़मेटिक कॉज को पहले देखते हैं, फिर मैं उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ढूंढता हूँ। वो अगर मिल जाए तो वाह वाला टिक करके लग जाता है केस, नहीं मिलता तो मैं स्पेसिफिक ऑर्गन की रेमेडी से केस को हम निकालते हैं कि वो सिम्टम का इजहार करता है एक ऑर्गन, तो ऑर्गन की जो पैथोलॉजी है फिर हम उस पर भी फोकस करते हैं। तो केस जिसका हमें ये चीज़ें मिलती जाती हैं वो केस क्लियर होते जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब कल्केरिया फास, सलेशिया, आप इनको उठा के जाके ना पढ़े ना इन दवाइयों को, ये हड्डियों की सारी जान है। ये ऐसा फोटेडा हड्डियों का कैंसर तक पैदा करता है, कैरीज पैदा करता है, हड्डियों को नेक्रोसिस पैदा करता है। और जो आपकी जो उसकी है शुगर की वजह से जो हड्डियाँ गल सड़ जाए, ऐसा पोटेडा उसमें काम करता है। कल्केरिया सिलेशिया बहुत बड़ी दवाई है, ये बोन्स की जान है ये सारी।
और इनको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे से, मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना लगा ना तो मेरा लेक्चर सारा ये खा जाएगा, लेकिन मैंने ये आप पे मैंने इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ सबको, यहाँ टिप्स पे है मेरी। मेडोरिनम कहाँ लगेगी? साइकोसिस पे लगेगी। सिफिलिस कहाँ लगेगी? जब मेडोरिनम फेल हो जाएगी तो कार्सिनोसन काम करेगी, कार्सिनोसन फेल जाएगी तो एक्सरे करेगी, एक्सरे फेल हो जाएगी तो सोल करेगी। सारे रूट यूं तय होते हैं। कलकेरिया फास्ट हड्डियों की जान है, कलकेरिया कार्ब हड्डियों की जान है, स्लेशिया हड्डियों की जान है, एसाफोटेडा हड्डियों की जान है, कलकेरिया फ्लोर हड्डियों की जान है, ओरोमेट हड्डियों की जान है, मर्सल हड्डियों की, ये हड्डियों की बड़ी दवाइयाँ। और सारी दवाइयाँ आप ये देखें बहुत कम है जो प्लांट्स ग्रुप से तर सकती हैं। मिनरल है, केमिकल है, निसोड्स हैं। क्योंकि आपके जो मुल्क है ना, मुल्क के स्ट्रक्चर पे हमला हो गया है, उसकी बाउंड्री तबाह हो रही है, उसका जोग्राफिया खराब हो रहा है। तो फिर वहां जो है ना डंडे वाला प्यादा काम नहीं करेगा, वहां वेपन वाले बंदे, स्ट्रॉन्ग किस्म के तोपें, गन्ने, जहाज। देखिए जब आपको टेरिटरी फियर आ गया कि मेरी टेरिटरी खत्म हो रही है, तो फिर क्या करेंगे? एयरफोर्स भी लगा देंगे, नेवी भी लगा देंगे, प्यादे भी, तोपखाना भी, सब फोर्सेस, हाई किस्म की फोर्सेस यूज होंगी। क्योंकि आपकी ये स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे तो पूरी बॉडी को खतरा पड़ गया कि वो रिस्ट्रिक्ट होकर मार देगा मुझे। इसलिए इसको जितनी भी दवाइयाँ डाली गई हैं, सारी हर दवाई अपने अंदर एक पूरी पिक्चर और पूरी ताकत रखती। ये काम ख़त्म हुआ, हम डिजनरेशन पे अभी नेक्स्ट आते हैं। अगला टॉपिक ले है मज़ा डिजनरेशन का कुछ। और ये कंसेप्ट जो है ये क्लिनिकल प्रैक्टिस से क्लियर होते हैं। आप जनाब उसको डिजनरेशन प्रोसेस का मसला है, आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज कर लें। उसको डिजनरेशन का मसला है, आपने गोट की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी हैं। उसको इंजरी का मसला है, आप उसको गोट की दवाइयाँ दे रहे हैं। भाई मेरे इस तरह नहीं होता ना। यही वो साइंस है जिसी का वो जिक्र कर रहा है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और कॉजेशन, इतनी मजे की ये साइंस है जिसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और हम इसको बर्बाद इंशाल्लाह नहीं होने देते। वो जो कुत्ता जिस दर की खाता है ना, उसके लिए लाजमी भौंकता है। चाहे उस कहते हैं ना, कुत्ते का ना कोई घर होता है ना कुछ, वही घर उसके बाहर बैठा होता है, क्योंकि उससे वहाँ से रिज़्क मिलता है। कोई छत नहीं होती उसकी। वो भूखा भी होता तो वहाँ से नहीं मांगता, उसको मालक मारेगा भी तो वहाँ से नहीं मांगता। लेकिन क्या हम उससे भी बदतर हैं? हम उससे भी बदतर हैं। नहीं समझ लगती, गलत एक्सप्रेस ना करें, पूछें, इबहाम दूर करें, क्लैरिटी लाएं। कोई बंदा आलम फाजल दुनिया में पैदा नहीं होता। सुकरात से किसी ने पूछा था तुम कितना जानते हो, तो कहता था बहुत कुछ जानने के बावजूद मैं कुछ भी नहीं जानता। हमारा इल्म महदूद है, मेरा इल्म महदूद है, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने परखा है, मैं उसको ज़रूर बयान करूँ। मेरी ड्यूटी इतनी है कि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने परखा है, उतना मैं ज़रूर बयान करूँ। और ये कर्ज है मुझ पे, ये कर्ज है हम पे। इन्फ्लेमेटरी, इसमें पहली दो चीज़ें चेक होनी है हमने। इन्फ्लेमेटरी में क्या आ गया? सीरो पॉजिटिव। जब उसका आप एनालिसिस कराएंगे तो उसमें सीरो पॉजिटिव, आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आर ए, ये सारी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, ये सारी ऑटोइम्यून।
ऑटोइम्यून क्या है, पहले इसको भी जरा समझ लें। व्हाट इज द ऑटोइम्यून? ऑटोइम्यून डिजीज हैपन व्हेन द बॉडी नेचर डिफेंस सिस्टम कांट टेल द डिफेंस बिटवीन योर और ऑन सेल एंड फॉरेन जी। वो ये जब आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ये समझने से कासर हो जाता है कि ये इन्वाइडर जो है बाहर से फॉरेन बॉडी जो आ रही है बेसिकली तो उसने उसको रोकना है, बेसिकली उसने उसको रोकना है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब कंफ्यूज हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने हेल्दी टिश्यूज के खिलाफ भी काम करना है। तो ये भी जो इन्वाइडर आ गया है, दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज। अब इग्नेशिया वाला ओरोमेट वाला क्या करता है, अपने आप को मारता है। तो आज भी जो एक बच्ची का हमने ऑटोइम्यून डिजीज का पेश किया उसमें क्या था, एसिड फास क्या है, इग्नेशिया की नेटोमेयर की क्रोनिक है। खुद को मार रहा है, सिस्टम खुद को मार रहा है, खुदकशी कर रहा है, खुद को मार रहा है ना। उस बच्ची को क्या लगा, खुद को मारने वाली दवाई लगी है ना, एसिड फास डिजेशन। तो ऑरोमेट क्या करता है, सुसाइड करता है। तो ऑटोइम्यून के अंदर अगर आप कॉजेटिव फैक्टर मियाज़मेटिक होगा, ये याद रखें, ये याद रखें, मियाज़मेटिक फैक्टर होगा, फिर ट्रिगर फैक्टर होगा। और मोस्ट कॉमन मियाज़मेटिक फैक्टर के आगे आपको डिप्रेशन मिलेगा और नाउमीदी, मायूसी मिलेगी, और जो ओरोमेट में पाई जाती है एल्टी। तो पहली सिम्टम क्या है ओरोमेट की, मायूसी, नाउमीदी। सोना बंदा जब बेचने जाता है तो वो मायूस होकर सोना बेचता है ना सुनियार के पास, जब खरीद के लाता है तो खुश होता है। तो सोना बॉडी के साथ जब निकलेगा तो मायूसी होगी, और ज़्यादा निकल जाएगा तो फिर सुसाइड कर जाएगी। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ में ये जो फिलोसफी है ये कारबन, यही काबिल अमल है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ को पहले समझें और डिफाइन। और ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत सारी हैं भाई, मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस कई ठीक किए हैं, ऑटोइम्यून इसी पे, डिप्रेशन पे। इग्नेशिया में दे के उसको प्लोमोमेट देता रहा, बेशुमार मेरा पूरा इस पे एक पैटर्न यूं चल रहा है। और व्हाट इज एमएस? एमएस इज ऑटोइम्यून डिजीज, सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज। बेशुमार आपको ऑटोइम्यून डिजीजेज मिलेंगी, उनकी उसको जरा सोचें कि व्हाट इज द ऑटोइम्यून डिजीज। मियाज़मेटिक सोर्स होगा पीछे और ट्रिगर करेगा आके यहाँ पे। वो बड़ा आसान सा काम है। ओ भाई मैं कोई थ्योरेटिकली या स्पेकुलेशन, मेरे पास तो केसेस है ना, मैं आज एक केस रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको। मेरे पास एक डेंटल सर्जन थी, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, हमने उसको कार्सी ट्यूबर इग्नेशिया डाल के हमने और प्लोमोमेट दिया, बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉर्मल। और ऐसे बेशुमार केसेस हैं भाई। ऑटोइम्यून दुनिया में जिसका इलाज ही कोई नहीं है, उसको क्या किया जाता है, इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है कि इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव ना हो। एक्टिव होगा तो अपने खिलाफ काम करेगा, उनके पास यही इलाज है। तो ऑटोइम्यून को समझे आपने, कॉजेटिव फैक्टर मियाज़मेटिक ढूंढे उसके अंदर और ट्रिगर फैक्टर साथ लगाए। और कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन बहुत अच्छा जो काम करती है प्लोमोमेट करेगी। कॉजेशन, मियाज़मेटिक कॉजेशन, पैथोलॉजिकली क्या स्लो फंक्शन करने वाली प्लोमोमेट, ट्रिगर जिसने किराया इग्नेशिया, एसिड फास, कास्टिकम, ओरोमेट। आपका केस सीधा हो गया ना सीधा, और समझ भी आ रहा है कि आसान भी हमने किया है। हमने ऑटोइम्यून को इतना मुश्किल, ये बेशुमार केसेस देख के हम इस नतीजे पे पहुंचे भाई।
साइंस क्या कहती है, पहले सोचो, मैं पहाड़ी पे चढ़ूँ, मैं सोच रहा होता हूँ क्या करना है क्या करना, अगले दिन हम उसको अप्लाई करते हैं। अगले दिन हम उसको अप्लाई करते हैं। मैं ऑटोम्यून का जो कुलिया है, ये फार्मूला अगर दुनिया में सेल करूं, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर बंदा बन सकता हूं, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई। हम गुर्दे की पथरी के फार्मूले बेचने शुरू कर दें, हम तो हजारों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं भाई। मेरा वाइल्ड लेक्चर है जो बगैर कॉस्ट के हम देते हैं, और इस लेक्चर के पीछे कितने लोग काम कर रहे थे आपको पता है। मेरी बेटी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रूमेटोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना विद द होम्योपैथी। देखा ना, वो कहते हैं यार तू डॉक्टर हमसे इंफॉर्मेशन ले ले, लेकिन इसका हमारे पास हल कोई नहीं है। लेकिन हल हम फिर तलाश करते हैं, हम बीमारियों को अलग-अलग करते हैं, उसके काजेज़ को अलग-अलग करते हैं, फिर हम उसको समझते हैं, फिर हम दवाइयों की खेप में से वो दवाइयाँ निकालते हैं। हम होम्योपैथी को एक जो उसकी एक्चुअल पिक्चर है वो लोगों के सामने लगा रहे हैं कि यार डिजीज़ को समझो। वो कहते हैं बीमारी अटैक करती है, किस पे करती है? ज़र्रे पे अटैक करती है। वो जो वाइटल फोर्स की जो मुखालफ कुव्वत उसने क्या बताई है? बीमारी बताई है। उसने क्या कहा? सबब ढूंढो। ये 2-4 मरीज नहीं देखते हैं, बातें का आसमान से कलाबे मंगलाते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, क्योंकि अपना कम इल्मी जो है वो छुपाते हैं। ये कहीं आए ना फंक्शनों में, इनसे सवाल किया करो, ये भाग जाएंगे, लेक्चर देने छोड़ देंगे, मेरी याद रखना, छोड़ जाएंगे, इसलिए कि ये मिसलीड कर रहे हैं लोग। और खुदा आपका साथ देगा, सच्चाई वाले का खुदा साथ देगा, सच्चाई वाले का खुदा साथ देता है। हमने क्या किया, इसको फिर 2 तकसीम कर दिया। आर ए फैक्टर आ गया, उसको अलग कर दिया, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस बेसिकली अब डिक्शनरी में देखें, आपको ये सारे वर्ड बेसिकली यूनानियों के मिलेंगे, ग्रीक से मिलेंगे। बहुत काम किया उन्होंने। आज भी मेडिकल साइंस के टर्मिनोलॉजी यूनानियों की मरून मिन्नत है। ये आर्थराइटिस का जो लफ्ज़ है ये भी ग्रीक वर्ड है। आपका साइको का जो लफ्ज़ है वो साइकोसिस का, ये भी ग्रीक वर्ड है। तो मैं तो हैरान हूं कि यूनानियों ने बेस रखी है, इसकी मेडिकल साइंस की बेस रखी है उन्होंने। आज भी जितना लिटरेचर मौजूद है वो यूनानियों की मेहनत है, वो यूनानियों की मेहनत है। लिहाजा हमें उन्हें याद रखना चाहिए। अब इसके अंदर ये बेसिकली ऑटो में अब आर ए फैक्टर पॉजिटिव नहीं है, आगे ले आए अगला स्टेप। सीरो नेगेटिव भी है ना, वो किधर गया है? हाँ, सीरो नेगेटिव। अब इन्फ्लेमेटरी डिजीज जब आएगी ना, तो हम इसको पहले 2 एनालिसिस कर लेंगे, फौरन आर ए फैक्टर चेक करा लेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव है, उसको उस तरह डील करेंगे, नेगेटिव है उसको अलग डील करेंगे। अब नेगेटिव है तो क्या होगा? एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। नेगेटिव है तो फिर इन्फ्लेमेशन भी है और नेगेटिव भी है। आर ए फैक्टर से आप रूल आउट हो गए, आपने उसको अलग कर दिया।
और आपका मरीज़ भी बड़ा खुश होगा कि मेरा डॉक्टर जो है ना ज़बरदस्त एनालिसिस कर रहा है कि इसने मेरा आर ए फैक्टर का टेस्ट कराया और उन्हें कहा नहीं तुम्हें आर ए फैक्टर पॉजिटिव नहीं है, तुम्हारा ये मसला हो सकता। वहाँ ही अलहदा हो गया। आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आर ए फैक्टर पॉजिटिव नहीं है, फिर क्या है? फिर सोराइटिक। और सोराइटिक को कहाँ आप जज करेंगे? हिस्ट्री ऑफ सोराइसिस पे। वो कहेगा ओ जी मुझे तो चंबल थी, मैंने उसका इलाज किया और मरहमें लगाई, वो सर जी चंबल तो अब कुछ नहीं रही, अब जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। दिस इज द सप्रेशन ऑफ सर्विस। और ये भी ऑटोइम्यून है, ये भी ऑटोइम्यून है। इसको कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। एनक्लोजिंग क्या है? एनक्लोजिंग ये है कि आपके जो मोड़े होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, यूं जोड़े जाते हैं, फ्यूज, लचक खत्म हो जाती है। इसका पता क्या हम करते हैं इलाज? मतलब इसको समझने के लिए क्या करते हैं? एक धागा लें या फीता लें, उसकी स्पाइन के ऊपर रखें और पूरा मेजर करें। अगर आपका मरीज़ ठीक हो रहा है तो अगली दफ़ा पैमाइश बढ़ जाएगी, अगली दफ़ा पैमाइश क्यों लचक आएगी, स्पेस बढ़ेगा, पैमाइश बढ़ जाएगी। हाँ, ये यूं, इसको हम कहते हैं बम्बू स्पाइन। मोरा फ्यूज हो जाता है। होता क्या है कि ऑटोइम्यून अपने टिश्यू को जब खा जाती है तो वो इसका फ्यूज कर देती है। और इसके बढ़ने के अमल को भी यही देखें, उल्टा कर लें इसको। जब ये ठीक होगा तो पैमाइश बढ़ जाएगी, जब ये खराब होगा तो पैमाइश कम होती जाएगी। हेलो, चलें गुजारा नहीं, फिर वो उसका भी चल रहा है ना। अच्छा, एनक्लोजिंग में क्या होगा कि बीमारी बढ़ रही है तो पैमाइश कम हो रही है, बीमारी ठीक हो रही है तो पैमाइश बढ़ रही है, क्योंकि फ्यूज हो रहा है ना। फ्यूज होना खुलेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, क्लोज होता जाएगा। कितना आसान सा चेक है। तो एनक्लोजिंग जूं जुड़ जाएगा और अल्टीमेटली कर्व आ जाएगा, लचक खत्म हो जाएगी। यूं नाइदर मूवमेंट, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। इसमें हम इलाज ऐसे ही करेंगे कि कॉजेटिव फैक्टर पकड़ेंगे। कॉजेटिव फैक्टर जरूरी है और वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसका मैंने ऑटोइम्यून डिजीज में जिक्र किया। ये भी ऑटोइम्यून है। दवाइयाँ आपकी कार्सिनोसन है, वही दवाइयाँ जो बोन्स की जो दवाइयाँ वही काम करेंगी, लेकिन हमारी जो स्पेस को खोलने वाली दवाइयाँ हैं नहीं आ रही। खोल दें इसमें, इसको थोड़ा सा किसी और में लगा दो ना। अब आ रही है, आवाज़ आ रही है, बस थोड़ा सा कम कर, थोड़ा सा कम कर दें। हेलो, कम हो गई है, भेज दिए इधर। ये वाला दूसरे वाला ये नहीं है, ये
हम्म? बाहर है ना सर।